नजरें इस समय भारत पर लगी हुई है, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली में अब से 22 घंटे बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहुंचने वाले हैं। रूस से हमेशा की तरह इस बार भी रक्षा समझौते होने हैं। मोदी और पुतिन की बैठक को लेकर जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास अभी अभी आई है, उससे ही हम शुरुआत करते हैं। और यह खबर है कि भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन पर बातचीत कर सकते हैं। मतलब जिस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नींद उड़ाई, उसके नए वर्जन को बनाने की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। तमाम तरह के रक्षा समझौतों पर बातचीत हो सकती है, कितनी आगे बढ़ेगी वो अभी देखना है। लेकिन इनमें से एक एक ऐसी उपकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है और समझौता है कि दुनिया की निगाहें इस ओर आना लाजमी है। अभी तक Su-57, S-500 इन चीजों की बात हो रही थी। अब ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन को लेकर दोनों देशों के बीच बात आगे बढ़ सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दो तरह के उपकरणों ने धूम मचाई थी और पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई थी। उसमें मेक इन इंडिया हो या फिर भारत और रूस की साझेदारी से बने हुए उपकरण हो या फिर रूसी उपकरण हो। और इसीलिए जब हम ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन की बात करते हैं तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मंजीत सिंह नेगी जुड़ रहे हैं। मंजीत, S-500 की बात हो, Su-57 की बात हो, ये सारी चीजें हैं ही, लेकिन इसके साथ ही कितनी संभावना है कि ब्रह्मोस के अपग्रेडेड वर्जन की बात हो और ये किस रूप में हो सकता है मंजीत? श्वेता, इस बात ये हमारे पास जानकारी, इस बात की पूरी जानकारी है कि ब्रह्मोस का जो सुपरसोनिक वर्जन यानी कि ब्रह्मोस एनजी और हाइपरसोनिक वर्जन है, जो अगर मैं ब्रह्मोस एनजी की बात करें तो जिसको लेकर काफी लंबे समय ब्रह्मोस काम कर रही है, वो एक लाइटर वर्जन है, लेकिन मारक क्षमता उसकी 400 किलोमीटर तक है। उस वर्जन को लेकर बातचीत होनी है। उसके अलावा बात की जाए जो हाइपरसोनिक वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का, एयर टू एयर, उसको लेकर बातचीत होनी है। और कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातचीत होनी है अपने काउंटर पार्ट से, जिस दौरान खासतौर से ब्रह्मोस एनजी और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल के वर्जन को लेकर आखिरी बातचीत होगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ जब बातचीत होगी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, तो उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि S-400 के भी और लेने की बात है, उस पर बातचीत होनी है, लेकिन ब्रह्मोस जो एनजी जो नेक्स्ट वर्जन है उसको लेकर और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक को लेकर भी बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया मंजीत इस पूरी जानकारी के लिए। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय जो चीजें हमने देखी थी और पूरी दुनिया ने देखी थी, वो ट्रेलर था। भारतीय सेना ये बात लगातार कह भी रही है, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए पुतिन एक साथ कई ऐसे हथियारों की डील भारत के सामने रख सकते हैं जो हिंदुस्तान को जल थल नभ में नई शक्ति देगा। रूस की तरफ से S-400 के जो बाकी बचे 2 स्क्वाड्रन हैं, उनको लेकर बातचीत होगी, जिनकी सप्लाई यूक्रेन युद्ध की वजह से थोड़ा धीमे चली। इसके अलावा S-400 की 5 और अतिरिक्त स्क्वाड्रन्स खरीदने पर भी विचार हो रहा है। S-500 को लेकर भी कहा जा रहा है कि बात बन सकती है, जिसे अभी तक रूस ने चीन को भी नहीं दिया है। इससे भारत को बढ़त हासिल हो जाएगी। इसके अलावा Su-57 लड़ाकू विमान की भी डील हो सकती है, उस पर बात हो सकती है। यह रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे खरीद जंग के मैदान में रफाल के साथ इसकी जुगलबंदी होगी। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान भारत रूस में कई समझौते होने वाले हैं। खबर है कि स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि, मीडिया, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो सकता है। इसके अलावा कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव दिल्ली में ही सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ब्रह्मोस ने नींद उड़ा दी थी। उसके हौसलों को तोड़ने का काम S-400 ने किया, जिसने पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया और उसकी तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को पलक झपकते नष्ट कर दिया। मतलब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाए बगैर उसे नुकसान पहुंचाया और भारत पर उसके हमलों को विफल कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूं। पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता। पूरा देश गर्व से भर जाएगा। पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संसद में बोलने के लिए जब प्रधानमंत्री खड़े हुए, तब विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से हमले का एक ऐसा आंकड़ा दिया जिसे सुनकर हर देशवासी गर्व से भर गया। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। पाकिस्तान के हमले और हौसले को चकनाचूर करने का सेहरा भारत में बने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सिर बंधा, जिसे भारत ने रूस से 40,000 करोड़ रुपए में खरीदकर पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे भेद पाने में आसिम मुनीर बुरी तरह नाकाम रहे और उन्हें घुटने टेकने पड़े। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत के दुश्मनों के लिए बुरी खबर यह है कि भारत को न सिर्फ रूस से S-400 की नई खेप भी मिलने जा रही है, बल्कि भारत रूस के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बात बन सकती है, जिससे पाकिस्तान तो छोड़िए चीन पर भी बढ़त मिल सकती है। और बड़ी बात यह कि रूस के डिप्टी PM यूरी बोरिसोव कह चुके हैं कि S-500 पाने वाला भारत पहला देश बन सकता है। अब सवाल है कि भारत को एक तरफ 2018 के समझौते के तहत S-400 के बाकी बचे 2 स्क्वाड्रन मिलने हैं, इसके अलावा S-400 की 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की बातचीत हो सकती है। ऐसे में फिर भारत S-500 क्यों खरीदना चाहता है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में सैकड़ों किलोमीटर अंदर कई पाकिस्तानी विमानों का पता लगाकर उन्हें भी मार गिराया। इस तरह S-400 ने भारत में रहकर ही न सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर वार किया, बल्कि पाकिस्तान के हमलों को भी नाकाम कर दिया। इसी वजह से S-400 की डिमांड काफी बढ़ गई है। Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. S-500 खरीदने को लेकर सबसे बड़ी वजह इससे भारत की चीन पर होने वाली बढ़त है। S-500 प्रोमेथियस S-400 का कहीं बेहतर वर्जन है, बल्कि एक बिल्कुल अलग हथियार प्रणाली है जिसकी क्षमताएं कहीं बेहतर हैं। S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, जबकि S-500 की मारक क्षमता लगभग 500 से 600 किलोमीटर तक। S-400 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेद सकता है, जबकि S-500 180 से 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई के लक्ष्यों को मार गिरा सकता है। इन दोनों सिस्टम की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल भी बहुत अलग हैं। S-400 में 48N6 और 40N6 मिसाइल इस्तेमाल होती है, जबकि S-400 में 77N6N और 77N6N1 हिट टू किल इंटरसेप्टर है। S-400 विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल को तबाह कर सकता है, तो S-500 लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक हथियारों को भी ध्वस्त करने की क्षमता से लैस है। बड़ी बात है कि जिस तरह आसिम मुनीर की तरफ से भारत की रिफाइनरी को निशाना बनाने की खुलेआम पहले धमकी दी गई,
उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया गया। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। लेकिन जब तक ये मिशन पूरा नहीं होता, उससे पहले भारत को अपनी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए S-500 जैसे सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, जो चीन पर भी भारत को बढ़त दिलाने की क्षमता रखता है। S-500 से इस चुनौती को कितना खत्म किया जा सकता है, ये देखना है, क्योंकि S-500 शहरों और अहम राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की सुरक्षा करने में कारगर है, वहीं S-400 की लिमिट एक इलाके की रक्षा करने तक में है। जंग के मैदान में S-400 अपनी उपयोगिता और विश्वसनीयता साबित कर चुका है। ऐसे में भारत की कोशिश जल्द से जल्द रूस से S-400 की बाकी खेप लेने और S-500 की डील करने की होगी। इसके मायने क्या हो सकते हैं? अब देखिए, S-400 ने जिस तरीके से भारतीय जो पूरा क्षेत्र है हमारा, उसकी रक्षा की, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश तो दिल्ली तक को निशाना बनाने की थी, लेकिन जिस तरह की रक्षा प्रणाली भारत ने अर्जित की S-400 के रूप में, उसका विस्तार किस तरीके से S-500 के रूप में हो सकता है, या फिर अतिरिक्त स्क्वाड्रन्स जो हम बात कर रहे हैं S-400 की ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस समय जुड़ रहे हैं। सुमित, ये समझाइए कि जब हम बात करते हैं S-500 की, तो सीधा लोअर अर्थ ऑर्बिट तक, और उसका सीधा मतलब हो जाता है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आपकी हैं, वो उससे आप पूरे देश की रक्षा कर सकते हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जिसको हम सुरक्षित कर सकते हैं। पर क्या हम समझें कि ये बातचीत की शुरुआत है, बातचीत आगे बढ़ चुकी है? अगर S-500 की बात सोच रहे हैं तो कितना संभव हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि श्वेता भी सबसे महत्वपूर्ण बात की ये क्या है कि हमारे पास अभी सिर्फ 3 बैटरीज थी, जब हमें रूस से 2 और बैटरीज आनी है 2026 में, लेकिन फिर भी उसने कितना योगदान दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और S-500 इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी रेंज तो ऑटोमेटिकली ज्यादा है ही, हम S-400 की जब बात करते हैं, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी एडवांसमेंट, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके अंदर ट्राई एंड टेस्टेड डिफेंस इक्विपमेंट है, जो हमने लगातार पिछले कई दौर में देखा। जब रूस ने इसका इस्तेमाल पहली बार, जब क्रीमिया पर ऑपरेशन किए गए, क्रीमिया पर अटैक करने की कोशिश की गई यूक्रेन द्वारा, तब उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो निश्चित तौर पर एक बहुत उपलब्धि होगी कि भारत अगर ऐसे S-500 को शामिल करता है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी प्राथमिकता है, क्योंकि अभी रूस भी एक वॉर सिनेरियो में है। तो ऐसे में जो पहले ही प्रोडक्शन होंगी वो उसके अपने लिए प्राथमिक होंगी। तो भारत ये चाहता है कि ऐसी प्रोडक्शन जो उसको एकदम जल्दी मिल सके, वो है S-400, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बहुत तेजी से की जा रही है। प्राथमिकता रूस उसमें ज्यादा दे सकता है भारत को। ऐसे में तो S-400 का आना, या फिर उसकी और बैटरीज का, 5 और बैटरीज की जिनकी बात की जा रही है, उनका आना वो संभवतः मुमकिन है। लेकिन S-500 की जब आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट हैं जिसको लेकर भारत बातचीत कर रहा है। भारत ये कह रहा है कि इसकी ज्वाइंट प्रोडक्शन अगर कर ली जाए, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर ली जाए, तो निश्चित तौर पर उन पहलुओं के भारत की वायु शक्ति आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर है जहां तत्काल जरूरतें और दीर्घकालीन रणनीतिक आत्मनिर्भरता दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। पुराने लड़ाकू विमान तेजी से रिटायर हो रहे हैं, तेजस की डिलीवरी उस रफ्तार पर अभी नहीं है, एमका का प्रोटोटाइप अगले दशक से पहले आना मुश्किल दिखता है। ऐसे में Su-57 का रूस से प्रस्ताव आना महज एक डील नहीं, बल्कि एक टेस्ट है कि क्या भारत निर्णायक कदम उठाएगा। Are you planning to sell F-35s
to Saudi Arabia? Yeah. I mean, and also, are you looking at doing a similar security agreement like you did with Qatar? Yeah, no, I am planning on doing that, yeah. You're gonna They sell want to the buy, F-35s? they've been a great ally. I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s, yeah. डोनाल्ड ट्रंप के लिए F-35 अमेरिका का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि उनके देश की प्रतिष्ठा है। इसीलिए अमेरिका की तरफ से किसी देश को इसके ऑफर का मतलब बहुत मायने रखता है। इसके बावजूद भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑफर का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. 50% टैरिफ लगाकर भी डोनाल्ड ट्रंप भारत को अब तक झुका नहीं पाए। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने न तो रूस से रिश्ते तोड़े और न ही रूस से हथियार लेना बंद किया। लेकिन S-57 के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को अब मिर्ची लग सकती है, जिसे लेकर पुतिन ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। दिल्ली आ रहे पुतिन भारत को अपने सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 देने का औपचारिक प्रस्ताव दे सकते हैं। Su-57 को रूस दुनिया का सबसे उन्नत स्टेल्थ लड़ाकू विमान बताता है, जो रडार की पकड़ तक में नहीं आता। रूसी Su-57 जेट्स को अमेरिका की F-35 का तोड़ माना जाता है। Su-57 की तरह F-35 भी 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। Su-57 का विंग स्पैन 46.3 फीट है। ये 65.11 फीट लंबा है, 15 फीट ऊंचा है। इसका वजन 18,500 किलोग्राम है, जो 2,135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसे 10,000 किलो तक के हथियारों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे ज्यादा आकर्षक इसकी कीमत है, जो 670 से 800 करोड़ है। जबकि अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान 1,000 करोड़ रुपए के करीब का है। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं, बात रूस की तरफ से दिए जा रहे उस ऑफर की है, जिसे लेकर दावा है कि वो भारत में Su-57 बनाने को भी तैयार है। तो रूस Su-57 की तकनीक भारत से शेयर करने के लिए तैयार है। इसमें इंजन, रडार, स्टेल्थ तकनीक और आधुनिक हथियारों की जानकारी भी भारत को दी जाएगी। रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहे तो Su-57 को भारत में ही बनाया जा सकता है। भारत को Su-57 तकनीक मिलने का मतलब है कि भारत भविष्य में अपना Su-57 वर्जन बना सकता है। तकनीक ट्रांसफर करना सामान्य बात नहीं, खासकर लड़ाकू विमान जैसे हाई एंड डिफेंस सिस्टम में। इसे ऐसे समझिए कि चीन, जो कि रूस का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, उसे भी Su-57 की तकनीक नहीं दी गई है। रूस ने चीन को सिर्फ Su-35 फाइटर दिया है, वो भी बिना इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के। Also, this proposal provides gradual increase in the level of licensed production. And in the long term, there is possibility of upgrade of the aircraft by improving the aircraft software and upgrading the FGFA in general. Russian side proposes to continue 60 years successful cooperation between our countries in terms of aircraft production. अगर Su-57 का को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है तो ये देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। Su-57 की डील इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि भारत के सामने वायुसेना के स्क्वाड्रन घटने और 2 मोर्चों पर सामरिक दबाव का संकट है। इसके साथ ही भारत के पास पहले से Su-30 MKI के साथ सुखोई प्लेटफॉर्म पर काम करने का लंबा अनुभव, तकनीक, ज्ञान और रखरखाव का ढांचा मौजूद है, जिससे इसे अपनाना आसान और व्यावहारिक होगा। भारतीय वायुसेना की मुश्किल आने वाले कल की है। हमारे पुराने विमान धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और नए लड़ाकू विमान समय पर नहीं आ पा रहे। हमारा स्वदेशी विमान तेजस भी देरी से बन रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जहां चीन हमसे काफी आगे निकल चुका है और 6ठी पीढ़ी के विमान बना रहा है, वहीं हमारा अगला बेड़ा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान साल 2010 से बनने की शुरुआती अवस्था में है और उसे आने में भी 15-20 साल और लगेंगे। ऐसे में समय की मांग है कि भारत जल्द से जल्द इस बड़े विषय पर फैसला ले। The Russian side, represented by Rosoboronexport and USC, is offering to India supply of Su-57 fighter produced in Russia, with subsequent organization of production of the aircraft in India and technology transfer. तो रूस Su-57 की तकनीक भारत से शेयर करने के लिए तैयार है। इसमें इंजन, रडार, स्टेल्थ तकनीक और आधुनिक हथियारों की जानकारी भी भारत को दी जाएगी। रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहे तो Su-57 को भारत में ही बनाया जा सकता है। भारत को Su-57 तकनीक मिलने का मतलब है कि भारत भविष्य में अपना Su-57 वर्जन बना सकता है।
दरअसल जितने भी ये रक्षा उत्पादों का उत्पादन होता है, उनका निर्माण होता है, ऐसा नहीं है कि हर देश हर किसी दूसरे देश को वो बेचने को तैयार होता है। उसके लिए एक लंबा रिश्ता जिस तरीके का रूस और भारत के बीच रहा है, सुमित, खासकर जिस तरीके से Su-30 MKI प्रोड्यूस्ड मतलब लाइसेंस के तहत HAL में उसका उत्पादन, ये सारी चीजें भारत रूस के उन सैन्य रिश्तों को भी एक लंबे समय से दर्शाती हैं। लेकिन Su-57 तो एक तरीके से बहुत ज्यादा मजबूत भारत के हाथों को करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आपने लगातार हमने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में श्वेता ये सारी खासियत बताई कि कैसे Su-57 बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। जब उसका कंपैरिजन करते हैं आप F-35 से या फिर चीन के J-20 से भी, जो हालांकि बहुत नीचे पड़ता है, इन दोनों एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन करें। लेकिन सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ये भारत के नजरिए से कितना बेहतर होगा। भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर्स के अंदर Su-57 की काबिलियत बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके की ठंड, जिस तरीके का मौसम, जिस तरीके की टेक्निकल ऑपरेशंस रूस करता है, उसी तरीके की कुछ कंपैरिजंस हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में भी है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है लगातार, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जब आपने Su-30 MKI की बात की, उसके लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन की यूनिट्स या उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑलरेडी भारत में स्टैब्लिश है। 250 से ज्यादा Su-30 हम इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो भारत के पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले लगातार ब्रह्मोस के एंटी वर्जन यानी नेक्स्ट जनरेशन की बात की, जिसको लेकर भी बातचीत बढ़ सकती है। ये भारत और रूस के उन रिश्तों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर भारत को Su-57 के बाद नए यानी Su-75 की तरफ जाना पड़ा, जो उसी तरीके के ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन अब मिसाइल का वर्जन होगा, यानी हल्का होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और निश्चित तौर पर नेक्स्ट जनरेशन का होगा, तो वो आने वाले वक्त में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो यानी अगर भारत Su-57 के साथ जाता है, तो ना तो भारत को अमेरिका की वो ब्लैक बॉक्स रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा जो अमेरिका के साथ डील करने पर होना होगा, दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा, और फिर नेक्स्ट अगर रूस उसका जो जनरेशन ला रहा है यानी Su-75, तो वो भी भारत के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तो भारत के लिए एक विन-विन पोजीशन अगर हम होगी। F-35 से अगर तुलना भी कर लेते हैं, तो कुछ मायनों में आपको F-35 बेहतर दिखेगा, कई मायनों में आपको Su-57 बेहतर दिखेगा। लेकिन कुल मिलाकर भारत का अनुभव, रूस की साझेदारी, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। वो परमाणु पनडुब्बी भी चर्चा में आ गई है जो भारत को रूस से मिलने वाली है। ये भारत को रूस से मिलने वाली तीसरी परमाणु पनडुब्बी होगी। इसकी डिलीवरी 2027 या 2028 तक होने की उम्मीद है। नौसेना में शामिल होने के बाद इसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। इस परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बी को 10 साल के लिए लीज पर लिया जाएगा। यह रूस से लीज पर ली जाने वाली तीसरी पनडुब्बी होगी। यह भारत की अपनी तीसरी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन से अलग है, जो बहुत जल्दी कमीशन होने वाली है। भारत को रूस से मिलने वाली परमाणु संचालित अटैक सबमरीन पारंपरिक हथियारों से लैस होगी, जो दुश्मन की पनडुब्बियों, युद्धपोतों और रणनीतिक ठिकानों को खोजने और नष्ट करने में माहिर है। INS चक्र 3 को लेकर रूस से मार्च 2019 में लगभग 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का समझौता हुआ था। इस पनडुब्बी को अब तक मिल जाना था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें देरी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस से लीज पर क्यों पनडुब्बी ली जा रही है, तो इसका जवाब यह है कि भारत धीरे धीरे परमाणु पनडुब्बियों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर रहा है। लीज पर लेकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब तक कि स्वदेशी कार्यक्रम का मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक भारतीय नौसेना के पास हमेशा ऑपरेशनल परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा मौजूद रहे। INS चक्र 3 एक अटैक सबमरीन है जिसका उपयोग पारंपरिक युद्ध अभियानों के लिए किया जाता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा केवल हथियारों की डील तक सीमित नहीं है, इसे कूटनीति के मैदान में भी बहुत अहमियत दी जा रही है। जिस तरह पुतिन यूक्रेन युद्ध में विजेता बनकर उभरे हैं, जिस तरह से भारत पर रूस से दोस्ती को लेकर अमेरिकी दबाव और टैरिफ है, उसे देखते हुए पुतिन के इस दौरे पर अमेरिका की तो नजर रहेगी ही, चीन भी मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से देखेगा। चीन में हुए SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हंसी ने हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका तक में हलचल मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में भारत जैसे देश को अपमानित करने का आरोप लगा और ट्रंप को दबाव में आकर भारत से दोस्ती और करीबी की बात कहनी पड़ी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को भारत का अमेरिका को साफ साफ संदेश माना कि अगर पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा शह दी और कूटनीतिक मर्यादाएं तोड़ी
तो भारत के पास भी विकल्पों की कमी नहीं है। एससीओ समिट में सबसे ज्यादा चर्चा नरेंद्र मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री की हुई। पुतिन का हाथ पकड़कर चहलकदमी की। जिस तरह पुतिन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अनदेखी की, जिस तरह पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी का कई मिनट तक इंतजार करके उनके साथ अपनी निजी गाड़ी में सफर किया, हर तस्वीर ने अमेरिका के साथ चीन को भी साफ संदेश दिया। दरअसल ये संदेश रूस की तरफ से चीन को गया कि वो उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। इसे आप पुतिन के दौरे से पहले भारत को लेकर दिए गए रूस के बयान से भी समझ सकते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को बहुत बड़ी बात कही। कहा कि चीन के साथ रूस का संबंध सीमाओं से परे है और भारत के मामले में भी रूस का यही रुख है। पेस्कोव ने कहा कि ये भारत पर निर्भर करता है कि वो किस हद तक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस तरह रूस ने भारत के पाले में गेंद डाल दी, जो अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और रूस चीन की तरह अमेरिका विरोधी नहीं, लेकिन रूस और चीन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स को लगता है कि रूस का भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना असल में चीन को संदेश है, जो लगातार रूस से करीबी बढ़ा रहा है। इससे जुड़ा ये वीडियो देखिए। तो 1.25 साल पहले 2 दिनों की मॉस्को यात्रा पर गए जिनपिंग ने ये बात पुतिन से कही, बदलती दुनिया का हवाला दिया, दोनों देशों के रिश्तों को नए युग में ले जाने का संकल्प दोहराया। सबसे बड़ी बात, पुतिन को गले लगाया, जो शी जिनपिंग आमतौर पर नहीं करते हैं। क्रेमलिन के दरवाजे पर जिनपिंग को विदा करने वाले पुतिन भले ही यूक्रेन युद्ध की वजह से चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए हों, लेकिन उन्हें इसकी कीमत पता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि रूस चीन को भारत से संतुलित करे। इसीलिए अमेरिका से भारत की करीबी के बावजूद वो दिल्ली को रणनीतिक रूप से अपने करीब रखना चाहते हैं। इसीलिए भारत पर ट्रंप के हमलों का बचाव करने के लिए उनका खड़ा होना इत्तेफाक नहीं है। декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को चुना और अब भी उसी नीति पर चल रहा है। भारत तय कर चुका है कि वो रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा। हालांकि कई सामरिक मामलों के विशेषज्ञों को लगता है कि पुतिन का भारत दौरा अमेरिकी दबदबे को चुनौती देगा। रक्षा एक्सपर्ट ब्रह्मचलानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रतिस्पर्धी गुटों में बंटती दुनिया में 4-5 दिसंबर को पुतिन की नई दिल्ली यात्रा कोई सामान्य राजनयिक पड़ाव नहीं, ये एक शक्तिशाली जियोपॉलिटिकल संकेत है। ये यात्रा महत्वपूर्ण समझौतों को जन्म दे सकती है, जिनमें नए पेमेंट चैनल भी शामिल हैं। स्विफ्ट प्रणाली को दरकिनार करने और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिए भी ये अहम है। भारत देख रहा है कि कैसे पश्चिमी नीतियों ने प्रतिबंधों के साथ स्विफ्ट के अलावा अन्य वित्तीय उपकरणों के हथियारीकरण ने रूस को चीन की गोद में धकेल दिया। फिर भी पुतिन की यात्रा, जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनकी भारत की पहली यात्रा है, ये दिखाती है कि रूस के पास चीन से परे भी विकल्प मौजूद है और वो खुद को चीन का जूनियर साझेदार बनने नहीं देगा। तो पुतिन की मेजबानी करके भारत ये साफ कर रहा है कि वो पश्चिम से थोपे गए या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ वाली नीति को स्वीकार नहीं करता और अपनी स्वतंत्र राह चुनेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। उन्हें लेकर हर भारतीय के मन में है कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे सोचते हैं। से कुछ गिने चुने लोगों से ही घिरे रहते हैं। कुछ खास लोगों के अलावा और कोई उनके करीब नहीं जा सकता। इन चुनिंदा लोगों के सर्कल को सिलोविकी कहा जाता है। सिलोविकी का सीधा मतलब है केजीबी जैसी संस्था में सेवा कर चुके वैसे सीनियर रैंक अफसर जो हमेशा पुतिन को घेरे रहते हैं और उनके महत्वपूर्ण फैसलों में सलाह देते हैं। इसमें पहले नंबर पर हैं निकोलाई पेत्रुशेव, जिन्हें पुतिन का सबसे करीबी माना जाता है। पुतिन का भरोसा ही उन्हें सबसे शक्तिशाली सहयोगी का दर्जा देता है। वो रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं। पुतिन से पहले भारत आए, पीएम से मिले। उनको पुतिन 55 साल से जानते हैं। पुतिन के साथ केजीबी में साथ काम किया उन्होंने। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी एफएसबी के प्रमुख रहे। 17 साल से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। पुतिन के दूसरे सबसे करीबी सर्गेई नारिश्किन हैं, जो विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख हैं। केजीबी में बतौर पूर्व अधिकारी रहे। साल 1990 से पुतिन से जान पहचान है उनकी। पुतिन के साथ क्रेमलिन में रह चुके हैं। प्रभावी पदाधिकारी और कुशल वक्ता हैं।
पुतिन के संभावित उत्तराधिकारियों में शामिल हैं ये। पुतिन की टीम के तीसरे सबसे शक्तिशाली सदस्य का नाम है अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव। रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी एफएसबी के निदेशक हैं। देश में पुतिन का नियंत्रण बनाए रखने में भूमिका है। पुतिन को 1970 के दशक से जानते हैं। पुतिन के साथ केजीबी में काम किया। पुतिन की आंख कान नाक समझे जाने वालों में पांचवा नाम सर्गेई शोइगु का है, जो रूस के रक्षा मंत्री हैं। सुरक्षा से जुड़े हर फैसले में पुतिन राय लेते हैं। रूसी सेना सैन्य खुफिया एजेंसी जीआरयू का जिम्मा है। साइबेरिया में पुतिन के साथ शिकार पर जाते हैं। पुतिन की शक्तिशाली टीम के सबसे चर्चित चेहरे का नाम है सर्गेई लावरोव। 2004 से रूस के विदेश मंत्री हैं, मतलब पुतिन के पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद से उनके साथ हैं। चालाक, सख्त प्रशासक माने जाते हैं। 21 साल से रूसी कूटनीति का चेहरा है। दुनिया में पुतिन के नीतियों के संदेशवाहक हैं। पुतिन के जितने भी सहयोगी हैं, उन सभी में एक बात समान है और वो है पुतिन का भरोसा। यही वो गुण है जो पुतिन की टीम में शामिल होने की पहली शर्त है, क्योंकि बरसों से रूस का हर एक्शन पुतिन के इन्हीं करीबियों की सलाह पर निर्भर रहता है। और अब आपको उस राजनीति से खबरदार करते हैं जहां एक तरफ बीजेपी हिंदू वोट को अपने साथ वापस साधने के प्लान में जुटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों पर हिंदू अपमान का राजनीतिक आरोप लगा है। यानी एक तरफ हिंदू प्लान है, दूसरी तरफ हिंदू अपमान है, जहां आरोप यह लगा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवता का नाम लेकर अपमान किया है और हिमाचल में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राधे राधे के अभिवादन पर सवाल किया है। दूसरी तरफ बीजेपी है, जो उत्तर प्रदेश में किस तरह हिंदू प्लान में जुटी है, यह आपको हम आगे बताएंगे। पहले कांग्रेस पर हिंदू अपमान की राजनीति से खबर हुई। अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं। हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं। ये धर्म की दलाली करते हैं। बीजेपी के हिंदू और हिंदुत्व पर इसी अंदाज में राहुल गांधी सवाल करते रहे, लेकिन अब राजनीति में खबरदार करता सवाल ये, क्या कांग्रेस के नेताओं की हिंदू और हिंदू धर्म को लेकर राजनीति अवसरवाद की निशानी है? फिलहाल सियासी विवाद से उपजे इस सवाल की वजह कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री हैं। एक तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, दूसरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। पहले बात रेवंत रेड्डी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो मंगलवार को एक कार्यक्रम में हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवता होने को लेकर ऐसी बात कहते हैं जिसके खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरकर विरोध जताती है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు। इसी बयान के बाद बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू किया। मांग की है कि रेवंत रेड्डी माफी मांगे। रेवंत रेड्डी हिंदुओं का अपमान करने का काम कर रहा है। रेवंत रेड्डी हम हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम कर रहा है। एक मजहब के लोगों को खुश करने के लिए लगातार पिछले 2 साल से ये रेवंत रेड्डी काम कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, ये साबित हो चुका है। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो तुम्हारे घर पे भी धरना देंगे। ये हिंदू समाज खामोश बैठेगा नहीं। आज का नया हिंदू समाज है ये। रेवंत रेड्डी पूरे हिंदू समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहा है तेलंगाना में। कांग्रेस की तरफ से सफाई में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो बस ये कहना चाहते थे कि जिस तरह लोग अलग अलग हिंदू देवी देवता की पूजा करते हैं, उसी तरह कांग्रेस भी अलग अलग मानसिकता के लोगों को अपने साथ जोड़ती है। He said that Congress is existing from the last 140 years. There are so many leaders who leads the state units, so there are followers who follow different leaders. So he has compared that with the Hindu following the gods, multiple gods. So he compared that. This is what the comparison he has given, but the BJP is taking it the other way in the state of Telangana and trying to polarize, trying to again use the caste and gods into the politics. But Revanth Reddy's ultimate thing, what he said is not to hurt anybody's sentiments.
लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी पूछती है, रेवंत रेड्डी क्या अपनी पार्टी के लोकल लीडर की लड़ाई की तुलना हिंदू देवी देवता का नाम लेकर करेंगे? क्या वो हिंदू अपमान का सियासी सबक भूल चुके हैं? रेवंत रेड्डी कहते हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि यदि भगवानों के बीच ही कंसेंसस नहीं है तो हमारे बीच में कंसेंसस कैसे हो सकता है, हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं? यह हिंदू धर्म क्या है? ये सनातन धर्म में 3 करोड़ देवी देवताएं हैं। बैचलर के लिए हनुमान जी हैं, जो 2 शादी करते हैं उनके लिए कोई और भगवान है, कोई ऐसे भगवान है जो शराब पसंद करते हैं। रेवंत रेड्डी जी, यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। असल में बीजेपी याद कराती है कि किस तरह कांग्रेस का हिंदू वोट घट चुका है। जहां 2019 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती, 60% सीट केरल, तमिलनाडु और पंजाब से रही। 8 राज्यों में कांग्रेस 40% से ज्यादा जहां वोट पाई, वो सभी राज्य ऐसे थे जहां गैर हिंदू वोट प्रभावी था। 2024 में देखा गया कि भले कांग्रेस की सीटें 99 तक गईं, लेकिन हिंदू वोट अब भी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का बहुत पीछे रहा। बीजेपी को 53% हिंदू अपर कास्ट का वोट मिला, कांग्रेस 14% पाई। हिंदू अपर ओबीसी में यह अंतर 2 गुने का रहा। हिंदू लोअर ओबीसी वोट बैंक में 49% बीजेपी पाई, 18% कांग्रेस। हिंदू दलित वोट 31% बीजेपी पाई, 19% कांग्रेस। हिंदू आदिवासी वोट 48% बीजेपी के पास आया, 23% कांग्रेस के साथ था। यानी हिंदू वोट में अब भी कांग्रेस पीछे है। सीटें भले बढ़ी, इसके बावजूद हिंदुओं के अपमान के कटघरे में कांग्रेस खड़ी की जा रही है। जहां दूसरा विवाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा में आया, जिनका वीडियो बीजेपी ने ही पोस्ट किया। आरोप लगाया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बच्चों की तरफ से राधे राधे का अभिवादन पसंद नहीं आया है। बीजेपी ने इस विवाद को उठाया, उससे पहले कोर्स करेक्शन करते सुक्खू दिख चुके थे, जो एक अन्य कार्यक्रम में राधे राधे बोलकर सियासी डैमेज कंट्रोल करते दिखे। राधे 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 राम राम। खबर अब उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी जानती है कि हिंदू वोट को एकजुट रखना कितना जरूरी है। इसके लिए एक रणनीति संघ ने बनाई है, दूसरा प्लान बीजेपी ने। संघ ने प्लान किया है कि यूपी में 20 दिसंबर से बड़ा गृह संपर्क अभियान चलेगा, जिसमें 100 साल की आरएसएस की उपलब्धियों को बताया जाएगा। वहीं बीजेपी और संघ मिलकर राम मंदिर के कैलेंडर तस्वीर के साथ घर घर पहुंचाएंगे। साथ ही 20 जनवरी से 20 फरवरी तक हिंदू सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें हिंदू समाज को एकजुट करने, खासकर दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंचना मकसद है, ताकि जो 2024 के चुनाव में हुआ वो अब यूपी में 2027 में न हो सके। खबर अब उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी जानती है कि हिंदू वोट को एकजुट रखना कितना जरूरी है। इसके लिए एक रणनीति संघ ने बनाई है, दूसरा प्लान बीजेपी ने। संघ ने प्लान किया है कि यूपी में 20 दिसंबर से बड़ा गृह संपर्क अभियान चलेगा, जिसमें 100 साल की आरएसएस की उपलब्धियों को बताया जाएगा। वहीं बीजेपी और संघ मिलकर राम मंदिर के कैलेंडर तस्वीर के साथ घर घर पहुंचाएंगे। साथ ही 20 जनवरी से 20 फरवरी तक हिंदू सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें हिंदू समाज को एकजुट करने, खासकर दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंचना मकसद है, ताकि जो 2024 के चुनाव में हुआ वो अब यूपी में 2027 में न हो सके। नवंबर को जिस वक्त अयोध्या के राम मंदिर में यूं बटन घुमाकर संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा आरोहण किया, उस वक्त राम मंदिर प्रांगण में बैठे हुए लोगों में कोई भी बड़ा पहचाना चेहरा नहीं दिखता, लेकिन जो दिखता है उसमें भविष्य की राजनीति दिखती है। क्योंकि इन लोगों में अवध के 13 जिलों से वंचित समाज के कहार, बारी, बक्सोर, नाई, कुम्हार, गडेरिया, लोधी, यादव, पत्थरकट, माली, धोबी, लोहार, बढ़ई, तमोली, मौर्य, कसौधन, बहेलिया, पासी, वाल्मीकि, रविदास और नट वर्ग के लोगों को बुलाया गया। संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2024 के नतीजों से सीख लेकर 2027 के लिए विराट हिंदू प्लान पर बीजेपी और संघ मिलकर काम करने को तैयार हैं। जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, जो मां जानकी का विरोध करता हो, क्या
क्या अब उसको वोट देना चाहिए? क्या उसको हम वोट दे के पाप का भागीदार बनेंगे? क्या हमारा तो एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, ये केवल अब नारा नहीं बल्कि इसे लेकर ही सरकार, संघ, संगठन मिलकर उत्तर प्रदेश में काम करने जा रहे हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बैठक के दौर का एक बड़ा राउंड पूरा हो चुका है। और ये खबर है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट में संघ, बीजेपी, संगठन मिलकर विराट हिंदू प्लान के साथ उतरेंगे। इसके लिए 20 जनवरी से 20 फरवरी तक अलग अलग हिंदू सम्मेलन हर जिले में किया जाएगा, जिसमें हिंदू समाज को एकजुट करने का, खासकर दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग को साथ लाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा एक लखनऊ में विराट हिंदू सम्मेलन होगा, जहां बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता आएंगे और उनकी कोशिश पिछड़े दलित परिवारों तक पहुंचने की होगी। असल में बीजेपी को मालूम है कि 2024 में उसका चुनाव में जो खराब परफॉर्मेंस हुआ, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि दलित और ओबीसी उससे खिसक गए। समाजवादी पार्टी ने अगर शानदार प्रदर्शन किया तो उसके पीछे की वजह रही कि ये वोट बैंक उनके साथ चले गए। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब दलित ओबीसी आउटरीच प्रोग्राम चलाने जा रही है। और चाहे हिंदुत्व को धार देने का एजेंडा हो या फिर संघ के साथ मिलकर बड़े बड़े कार्यक्रम, ये सब कुछ उस पीडीए को काउंटर करने की ही कोशिश है। मैंने कहा कि जब हर घर जाएंगे बीएलओ, सरकारी अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब इतनी बड़ी एसआईआर पे एक्सरसाइज होने जा रही है तो एक एक्सरसाइज और कर दो कि जहां बोर्ड बनवाने का काम चल रहा है, लोगों का बोर्ड बने, वहीं हमारी जाति भी गिन लो उसके संग संग। लेकिन वो जानते हैं कि हम और आप आबादी में ज्यादा हैं, हम लोग गिनती में ज्यादा हैं, इसीलिए एसआईआर हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं अगर एसआईआर के साथ ये भी आंकड़े जोड़ दिए तो ये लोग 90% वोट डाल देंगे, हमारा मशीन भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं, और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटना नहीं है। संघ, बीजेपी मिलकर इस प्लान पर लगातार इसलिए अब काम कर रहे हैं क्योंकि 2014 से 2022 तक लगातार उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का किला मजबूत रहा, उसके पीछे हिंदू वोट का एकजुट रहना रहा। 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है, ये वही लोग हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ के इस नारे का असर ऐसा रहा कि इतिहास बनाकर योगी लगातार दूसरी बार तब सीएम बने, क्योंकि 2022 में बीजेपी को ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश में 10% हैं, उनका 89% हिस्सा साथ मिला। राजपूत जो 5% हैं, उसका 87% हिस्सा बीजेपी गठबंधन को मिला। वैश्य जो 2% हैं, उनका 83%, 5% कुर्मी का 66% वोट बीजेपी के साथ रहा, 4% जाट का 54% वोट बीजेपी के साथ रहा। हिंदू वोट जो करीब 80% उत्तर प्रदेश में है, इसमें से जाटव, गैर जाटव और यादव को छोड़कर हर हिंदू जाति ने 50% से ज्यादा वोट अकेले बीजेपी को दिया था। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे। वो गिनती क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के इसी 80-20 के मुकाबले अपना पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का फॉर्मूला मजबूती से रखते आ रहे हैं।
क्योंकि 2014 से 2024 के बीच 3 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव के वोट गणित के मुताबिक बीजेपी 80% हिंदू वोट में सवर्ण का 70 से 80% वोट तो लगातार 2014 से पा रही है, लेकिन ओबीसी वोट में यादव वोट को हटाकर 50 से 80% तक हिस्सा 2022 तक मिला, वो अचानक 2024 में छिटकने लगा। 2019, 22 और 24 के बीच देखिए कुर्मी कोयरी वोट बीजेपी के पास 80% से 72% होते हुए 24 में 61% तक आकर गिर गया। इसी तरह बीजेपी का गैर जाटव वोट 2019 में 49%, 2022 में 41% हुआ और फिर ये 2024 में गिरकर 29% पर आ गया। इसी का नतीजा ये तक हो गया कि जिस उत्तर प्रदेश में दलित आरक्षित 17 सीट पर पिछली बार 15 सीट एनडीए जीता था, वहां यह आंकड़ा घटकर 8 तक आ गया। इसीलिए अब संघ परिवार और बीजेपी का संगठन पूरा जोर हिंदू प्लान के तहत 20 दिसंबर से जनवरी और फिर फरवरी तक घर घर जाकर वापस पिछड़े दलित वोट पर फोकस कर रहा है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठ रोहिंग्या बांग्लादेशी के खिलाफ एक्शन को तेज करने के लिए कह दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के 17 नगर निकायों को निर्देश दिया है। कहा है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाएं। इसके बाद कमिश्नर और आईजी को ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची सौंपी जाए जो यूपी में आकर कहीं रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, और इसके बाद पहले चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। कब से आप रह रहे हो यहाँ पे? हम तो 10 साल लगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने घुसपैठियों, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में रोहिंग्या और घुसपैठियों की पहचान के लिए एक्शन शुरू हो गया। पूरे दल बल के साथ पुलिस जांच करने पहुंची। हर किसी से पहचान पत्र मांगा गया। साबित करने के लिए कहा गया कि वो बाहरी नहीं है, घुसपैठिए नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस का ये कैंपेन, एक अभियान ड्राइव चल रही है, जिसमें जो इलीगल अब चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, उन सभी की जहां जाकर जांच की जा रही है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि चारों तरफ डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, 17 नगर निकाय